नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिसाइल मैन के नाम से मशहूर और भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के बारे में। आज हम उनसे जुड़ी अनेक रोचक जानकारियां प्राप्त करेंगे और उनकी शादी, संपत्ति, कपड़े, हेयर स्टाइल और कॉन्ट्रीब्यूशन से जुड़ी सभी बातों को जानेंगे। Has proven that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all the human limitations. एपीजे अब्दुल कलाम से एक कार्यक्रम में किसी ने पूछा, सर आपने शादी क्यों नहीं की? कलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे शादी की तुलना में रॉकेट साइंस समझना ज्यादा आसान लगता है। पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। इसके बाद उन्होंने शादी न करने की असल वजह भी बताई थी। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मिडिल क्लास मछुआरे के घर में अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। कलाम ने एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, लेकिन सिर्फ एक रैंक कम होने की वजह से रिजेक्ट कर दिए गए। कलाम 29 की उम्र में डीआरडीओ और 38 में इसरो के वैज्ञानिक बने। इसके बाद भारत की पहली मिसाइल अग्नि बनाई, न्यूक्लियर टेस्ट में भी बड़ी जिम्मेदारी निभाई और फिर 71 की उम्र में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। इस सफल जिंदगी में उन्होंने शादी के बारे में कभी नहीं सोचा। वे अक्सर कहते थे कि अगर उन्होंने शादी कर ली होती तो जीवन में जो भी हासिल किया है उसका आधा भी हासिल नहीं कर पाते। उनका मानना था कि शादी और बच्चों की वजह से व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है। बाद के दिनों में वो शादी के सवाल का जवाब देने से बचते थे। साल 2006 में जब सिंगापुर में एक बच्चे ने डॉक्टर कलाम से शादी न करने की वजह के बारे में पूछा तो उन्होंने सवाल को टाल दिया। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं कामना करता हूं कि आप सभी को बेस्ट लाइफ पार्टनर मिले। कलाम को वीणा बजाना बहुत पसंद था। उन्होंने अपनी युवा अवस्था में वीणा बजाना सीखा और जिंदगी भर इसकी प्रैक्टिस करते रहे। कभी ना कभी आप सभी के मन में एक बात जरूर आई होगी कि क्या कलाम की यूनिक हेयर स्टाइल के पीछे कोई वजह थी? कलाम की पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा उनकी यूनिक हेयर स्टाइल थी। वो अपने लंबे बालों को बीच से मांग निकाल कर रखते थे। वेबसाइट स्पीकिंग ट्री के मुताबिक जन्म से ही अब्दुल कलाम का एक कान आधा था। वो अपने कानों को लंबे बालों से ढकते थे। उनकी हेयर स्टाइल का भी एक रोचक किस्सा है। हेयर स्टाइलिस्ट हबीब अहमद ने एक इंटरव्यू में बताया कि ये पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट के दिनों की बात है। इस प्रोजेक्ट में कलाम इतने व्यस्त हो गए थे कि महीनों तक बाल कटवाने की फुर्सत भी नहीं मिली। लंबे बाल और नाखूनों के साथ कलाम पहली बार मेरे सैलून पहुंचे। इससे पहले वो मेरे पिता और भाई से हेयर कट करवाते थे। हबीब अहमद बताते हैं कि उन्हें लंबे बाल पसंद थे, इसलिए वो उन्हें थोड़ा लंबा ही रखना चाहते थे। मैंने जो स्टाइल दिया उसे रिवर्स ग्रेजुएशन कहा जाता है। यह रॉक स्टार और इमरान खान जैसे तेज गेंदबाजों के बीच बेहद मशहूर था। लंबे बाल माथे पर गिरते हैं। उनकी सुविधा के लिए मैंने आगे से बालों में स्टेप करके छोटे कर दिए। यह हेयर स्टाइल उन्हें बहुत पसंद आया। कलाम का ये हेयर स्टाइल उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया। अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनने के बाद ज्यादातर एक ही तरह के कपड़े पहने देखा गया। वे एक बंद गले का सूट पहनते थे, जिनका कॉलर बीच से कटा हुआ होता था। यह सूट कलाम ने खास तौर पर अपने लिए बनवाया था, इसलिए इसे कलाम सूट के नाम से भी जाना जाने लगा। दरअसल भारत में राष्ट्रपति को क्या पहनना है इसे लेकर कोई संवैधानिक ड्रेस कोड नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति को किसी कार्यक्रम में शामिल होते हुए भारतीय पोशाक पहननी होती है। इसमें शेरवानी और बंद गला मुख्य हैं। शुरुआत से ही सभी राष्ट्रपति भारतीय पोशाक पहनने की परंपरा को लेकर चलते आ रहे हैं। 20 सालों तक अब्दुल कलाम के लिए कपड़े सिलने वाले करोल बाग के अमन जैन बताते हैं कि जब कलाम राष्ट्रपति बने तो मुझे राष्ट्रपति भवन बुलाया गया। कलाम ने मुझे कहा कि उन्हें बंद गला पहनना है, लेकिन बंद गले में उनका दम घुटता है। क्या वो इसका कोई अच्छा विकल्प दे सकते हैं? तब अमन ने उनके लिए एक सूट तैयार किया। यह सूट बंद गले जैसा ही था। इसमें कॉलर को बीच से हटा दिया गया था। यह सूट कलाम को पसंद आया और उसके बाद वे हमेशा इसी सूट को पहनने लगे। बाद में यह सूट कलाम सूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अमन बताते हैं कि जब कलाम का निधन हुआ तब उनके पास कलाम के लिए 3 सूट बनाने का ऑर्डर था, जिसे वे डिलीवर नहीं कर पाए। चलिए अब हम अब्दुल कलाम की शिक्षा के बारे में बात करते हैं। अब्दुल कलाम ने अकादमिक शिक्षा लेवल स्नातक तक ही हासिल की थी। उन्होंने
तिरुचिरापल्ली से सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक की उपाधि ली। उनके पास किसी भी विषय में एकेडमिक डॉक्टरेट की डिग्री नहीं थी। हालांकि कलाम को 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने 40 से ज्यादा मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी थी। उसमें डॉक्टर ऑफ लॉ, डॉक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ इंजीनियर जैसी डिग्रियां शामिल हैं। अलग अलग क्षेत्रों में उनके कामों की वजह से उन्हें मानद डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा गया था। भारत सहित ब्रिटेन, सिंगापुर, कनाडा और स्कॉटलैंड जैसे देशों ने मानद डॉक्टरेट की डिग्रियां दी। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग के एक कार्यक्रम में कार्डियक अरेस्ट से कलाम का निधन हुआ। उनके पूर्व सलाहकार वी पॉनराज ने बताया कि बेंगलुरु में उनके पास एक प्रॉपर्टी थी जो उन्होंने दान कर दी थी। पिता ने उनके नाम पर जो घर छोड़ा था वो भी उन्होंने अपने बड़े भाई को दे दिया था। कलाम के निधन के समय उनके पास 2500 किताबें, एक हाथ घड़ी, 6 टी-शर्ट, 4 ट्राउजर्स, 3 सूट और 1 जोड़ी जूते थे। उनके पास कार, टीवी, यहाँ तक कि अपना फ्रिज भी नहीं था। उनके रोजमर्रा के खर्च सरकारी पेंशन और किताबों की रॉयल्टी से मिलने वाले पैसों से चलते थे। उनके पास कितनी सेविंग थी इसकी जानकारी नहीं है। डॉक्टर कलाम अपने पीछे कोई वसीयत भी नहीं छोड़कर गए थे। जब कभी हम किसी को यह कहते सुनते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, तो मन में कहीं ना कहीं यह बात आती है कि उन्हें मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है, उन्होंने ऐसा क्या किया था। तो आपको बता दें कि डॉक्टर कलाम एक एरोस्पेस इंजीनियर थे। उन्हें रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल थी। उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उनकी ये एक्सपर्टीज भारत के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में बहुत काम आई। भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के डेवलपमेंट का नेतृत्व कलाम ने किया। यह भारत की अंतरिक्ष में पहली बड़ी सफलता थी। 1983 के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के तहत मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम की सफलता ने भारत को अपनी रक्षा प्रणाली में मजबूती दी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई मिसाइलों का विकास किया गया। इनमें सबसे प्रमुख थी अग्नि मिसाइल, मध्यम से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। दूसरी पृथ्वी मिसाइल, कम दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। और तीसरी थी आकाश मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। और चौथी थी त्रिशूल मिसाइल, कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। और पांचवी थी नाग मिसाइल, जो कि टैंक विधि मिसाइल थी। इतनी सारी मिसाइल्स पर काम करने की वजह से ही डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाने लगा। मई 1998 में भारत ने पोखरण सेकंड प्रोजेक्ट के तहत परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था। इस दौरान डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर थे। वे DRDO के सेक्रेटरी भी थे। प्रोजेक्ट की सफलता में डॉक्टर कलाम ने राजनीति के साथ साथ तकनीकी रूप से भी योगदान दिया। टेस्टिंग फेज के दौरान वे राजगोपाल चिदम्बरम के साथ चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे। पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण की खबर दुनिया से छिपानी थी, इसलिए कलाम सेना की वर्दी पहनकर टेस्ट साइट पर जाते थे। चलिए अब हम जानते हैं कि कलाम राजू स्टेंट क्या है, जिसका आविष्कार कलाम ने किया था। कलाम ने देश के हृदय रोगियों के लिए हैदराबाद के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर B सोमा राजू के साथ मिलकर एक कोरोनरी स्टेंट तैयार किया, जिसे कलाम राजू स्टेंट का नाम दिया गया। मेडिकल बाजार और बड़े अस्पतालों में इस स्टेंट की कीमत 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक थी, जो घटकर 10,000 रुपए तक आ गई। कलाम राजू स्टेंट के नाम से मशहूर यह स्टेंट पहला स्टेंट था जो भारत में बनाया गया था। इसे हैदराबाद के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में बनाया गया था। राजू बताते हैं कि कलाम इस प्रोजेक्ट में काम करके बहुत खुश थे। वे मानते थे कि डिफेंस तकनीकी का इस्तेमाल करके लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं, जिसका आमतौर पर इस्तेमाल केवल जंग या लोगों को मारने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि कलाम ने बतौर भारत के राष्ट्रपति क्या अलग और नया किया। लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर आए किसी बिल को वापस लोकसभा भेजने वाले कलाम पहले राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होते हैं कि वे पुनर्विचार के लिए कोई बिल भेज सकते हैं, लेकिन आमतौर पर राष्ट्रपति ऐसा नहीं करते हैं। डॉक्टर कलाम ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल को वापस भेज दिया था। वो इसे अपने कार्यालय का सबसे मुश्किल फैसला मानते हैं।
बिल सरकारी पदों पर बैठे लोगों को संसद सदस्यता पर रोक न लगाने से संबंधित था। हालांकि इसके बाद लोकसभा ने दोबारा इसे पास करके भेजा। राष्ट्रपति दोबारा किसी बिल को वापस नहीं भेज सकते, इसलिए कलाम को बिल पास करना पड़ा। अपने कार्यकाल में कलाम ने 28 में से सिर्फ 2 मृत्युदंड की दया याचिकाओं पर एक्शन लिया। उन्होंने एक बलात्कारी धनंजय चटर्जी की याचिका खारिज की, जिसके बाद उसे फांसी हो गई। दूसरी अपनी पत्नी और बच्चों का मर्डर करने वाले आरोपी की दया याचिका मान ली। जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो 2 दर्जन से भी ज्यादा दया याचिकाएं लंबित थी। इसमें अफजल गुरु की याचिका भी शामिल थी। मृत्युदंड को लेकर कलाम कहते हैं कि राष्ट्रपति के रूप में उनके लिए मृत्युदंड की पुष्टि के मुद्दे पर निर्णय लेना सबसे मुश्किल था। चलिए अब हम जानते हैं कि कलाम बच्चों से इतना प्यार क्यों करते थे। डॉक्टर कलाम बच्चों के बीच जाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। Sir, I would like to hear from you a few tips for the upcoming generation to succeed in life. Well, succeeding life, I have already told you. Yes, sir. You have to do 4 things, okay? Number 1, repeat with me. Number 1, you repeat. Number 1, Great aim. great aim. I will have great aim. I will have great aim. I will I will continuously acquire knowledge. Continuously acquire knowledge. continuously acquire knowledge. Oh, I will do hard work. I will do hard work. I will persevere I will persevere and succeed. and succeed. Okay, that's the mantra. बच्चों को भी कलाम से काफी लगाव था। भावनगर में एक कार्यक्रम के दौरान एक बच्चे ने उनसे पूछ लिया, आपको बच्चे इतने पसंद क्यों हैं? इसके जवाब में डॉक्टर कलाम ने कहा, आपके पास सपने और सवाल करने का दिमाग है, साथ ही आपकी मासूमियत, जिज्ञासा, प्रतिबद्धता, ईमानदारी और देश को महान बनाने की चिंता के चलते ही आप बच्चे मुझे पसंद हैं। तो यह थी डॉक्टर कलाम की जीवन यात्रा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।